अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। कल तुम्हें आना था जगदीश बाबू। रत्नावली ने मुझसे पूछा, तुम कल क्यों नहीं आए? मैं चाय पर तुम्हारा इंतज़ार करती रही। मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल दी और बिल्कुल साफ कह दिया, कल रात मिस्टर पले को तुम्हारे पास आना था, इसलिए मैं नहीं आया। रत्नावली पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। वो बुत बनी मेरी शिकल तकने लगी। फिर उसने स्त्री सीधी करके रखी, सोच साफ किया और बोली, सच सच बताओ, तुम्हें पले के बारे में क्या कुछ मालूम है? मैं भगवान की सौगंध खाकर कह सकती हूँ कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। और रत्नावली सोफे पर बैठकर साड़ी का पल्लू आंखों पर रखकर आहिस्ता आहिस्ता सिसकियां भरने लगी। मैंने कहा, क्या तुम्हें यह खबर नहीं मिली कि कल रात मिस्टर पले को किसी ने खून कर दिया है? रत्नावली ने चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर गहरी तमन्ना थी, गहरा सुकून, जैसे किसी ने उसके सर पर से कोई भारी बोझ उतार कर फेंक दिया हो। क्या तुम सच कह रहे हो जगदीश? उसकी लाश का क्रियाक्रम भी हो गया है। बाद मसलतों की वजह से बहरिया ने यह खबर राज में रहने दी है। मेरा मतलब है, अखबार रेडियो पर नहीं दिया। वैसे तुम उसके घर जाकर मालूम कर सकती हो। रत्नावली ने नफरत से होंठ सुखेड़ लिए और बोली, मुझे उस बदमाश के घर जाने की क्या ज़रूरत है? अच्छा हुआ मर गया, मेरा पीछा छूटा, मगर उसे किसने कत्ल किया? मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरिया और सिविल पुलिस तफ्तीश कर रही है। ख्याल यही है कि उसे सनहाली तकरीब कारों ने कत्ल किया है। अब रत्नावली ने मुझे सारी बात खोल कर बता दिया। मिस्टर पले के पास रत्नावली के कुछ ऐसे राज थे जो अगर खुल जाते तो उसकी ज़िंदगी तबाह हो सकती थी। चुनाचे मिस्टर पले उसे ब्लैकमेल करता रहा। रत्नावली कह रही थी, एक रोज़ उसने मुझे कहा कि दिल्ली से एक इंटेलिजेंस ऑफिसर आया है, उसका नाम कैप्टन रामकिशन मेहता है। उसने मुझे तुम्हारी तस्वीर भी दिखाई। फिर उसने कहा कि मुझे शक है कि ये शख्स यानी तुम सनहालिया जंटू से मिले हुए हो। उसने मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हारी सुराग रसानी करूं। मुझे तुम अच्छे लगे थे और मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी कि तुम क्या करते फिर रहे हो। सौराष्ट्र से मिस्टर व्यास है, तो पले ने उसको खुश करने के लिए मुझे उसके पास रात को भेज दिया। बदकिस्मती से सनहाली तकरीबकारों ने उस रात जब मैं मिस्टर व्यास के कमरे से निकली, उसे कत्ल कर दिया। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि उसे किस गर्ज के लिए कत्ल किया गया। बहरहाल मैं डर गई कि कहीं पुलिस मुझे पकड़ कर ना ले जाए, मगर पले ने मेरे बारे में पुलिस को कुछ न बताया। इसके बाद मुझे तुम्हारे जूते चुराने के लिए तुम्हारे होटल में भेजा गया। मैं इस बक बक से तंग आ गई थी, मगर यहाँ मेरी नौकरी थी, मैं कहीं भाग भी नहीं सकती थी। मैं डर गई और उसके इशारों पर अमल करती रही। कल रात मैंने उसके आगे इल्तिजा की कि वो मुझे माफ़ कर दे और ये काम ना ले, मगर उसने कल रात भी मुझे जान से मार देने की धमकी दी। भगवान की लैला निराली है, क्या मालूम था कि वो खुद इस दुनिया में नहीं रहेगा। मैं बड़े गौर से रत्नावली के एतराज़ात सुन रहा था। वो परेशान होकर बोली, क्या किसी को मालूम तो नहीं कि वो आखिरी रात मुझसे मिलकर गया था? मैंने मुस्करा कर कहा, सिवाय मेरे इस राज को कोई नहीं जानता, क्योंकि कल रात मैं उसका पीछा करता तुम्हारे कमरे तक आया था और तुम्हारे बंद कमरे की खिड़की से लगकर तुम दोनों की बातें सुनता रहा। फिर मैं यहाँ से वापस चला गया। सुबह मालूम हुआ कि जब पले यहाँ से वापस गया तो टावर हाउस के पास सनहाली एजेंटों ने हमला करके उसे हलाक कर डाला और उसकी लाश वाली जीप नागापुरी के इलाके में छोड़ दिया। रत्नावली ने मेरा हाथ पकड़ लिया और भीगी आंखों से इल्तजा किया, भगवान के लिए मेरे बारे में पुलिस को न बताना। मैंने कहा, मद्रास से इंक्वायरी टीम भी आ चुकी है। हमें इब्तदाई तफ्तीश से मालूम हुआ है कि खुद मिस्टर पले के सनहाली एजेंटों से ताल्लुकात थे और वह उनसे रुपए लेकर भारत के राज उन्हें बता दिया करता था। इस बार उसने एक राज बताने के एवज 10 लाख रुपए की रकम तलब की थी। सनहाली एजेंट उसे इतनी भारी रकम अदा नहीं कर सकते थे। उन्होंने उसे 50,000 रुपये पेश किए, मगर पले ने इनकार कर दिया। चुनाचे सनहाली एजेंटों ने उसे हलाक कर दिया, क्योंकि उन्हें यह खतरा महसूस होने लगा था कि पले उनके खुफिया ठिकानों की खबर हुकूमत को कर देगा। अब यह टॉप सीक्रेट केस है, तुम भी आज के बाद अपनी ज़बान बंद रखना। अगर तुमने किसी से भूल कर भी इसका जिक्र कर दिया कि पले तुम्हें आकर यहाँ मिला करता था या वह तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था, तो ना सिर्फ यह कि पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी, बल्कि सनहाली एजेंट भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं रत्नावली को डराना चाहता था ताकि वो अपना मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद रखे। वो तो पहले ही से डरी हुई थी। मैं रत्नावली को इस सतह पर ले आया था जहाँ मैं उसे लाना चाहता था,
मैंने उसके हाथ को अपने हाथ में थाम लिया और कहा, मैं किसी के आगे तुम्हारा नाम क्यों लूँगा भला? तुम अगर अपना मुंह बंद रखोगी तो मैं भी खामोश रहूँगा, क्योंकि ये बात हमारे भारतवर्ष की इज्जत और सिक्योरिटी का मामला है, और भारत माता के लिए तो हम अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। रत्नावली रोती हुई मेरे कदमों पर गिर गई। उसकी तरफ से जो खदशे मुझे लाहिक थे वो ख़त्म हो चुके थे। मैंने उसे ये पूछने की ज़रूरत ही महसूस न की कि वो कौन सा राज है जो मिस्टर पले के पास था और जिसकी वजह से वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वैसे मैं उस दुबले पतले मद्रासी सिक्योरिटी ऑफिसर मिस्टर पले का आज भी एहतराम करता हूँ। पहली बात तो यह है कि वो इतना ज़हीन था कि उसने खुदा जाने मेरी किस हरकत पर यह नतीजा अख्ज़ किया कि मैं सनहाली तकरीबकारों का एजेंट हूँ, और दूसरे इसलिए कि उसने एक लड़की को ब्लैकमेल भी किया, तो अपने लिए या दौलत के लिए नहीं बल्कि अपने वतन भारत के मफाद के लिए किया। ऐसी चौकस और दोरस नजरें सौराष्ट्र के मिस्टर व्यास और मद्रास के डायरेक्टर गोस्वामी को भी नसीब नहीं हुई थी। होटल वापस आकर मैं देर तक दिल्ली के लिए रिपोर्ट के नोटिस तैयार करता रहा। इंक्वायरी टीम को भी मजीद 3 दिन पांडिचेरी में ठहरना था। मुझे उनकी रिपोर्ट का भी इंतज़ार था। एक तरह से मेरे लिए फिजा साफ थी। रेड बॉक्स के बारे में दिल में किसी वक्त तशवीश पैदा होती थी। अगरचे मैंने उसे एक कब्र में दफन कर दिया था, फिर भी रेड बॉक्स जिंदा था। उसके अंदर मेरी मौत का परवाना यानी मेरी टीवी फिल्म मौजूद थी, जिसमें मैं टॉरपेडो रूम में पेंसिल बम लगा रहा था। उस रेड बॉक्स को खोलने की मैंने कोशिश भी की थी ताकि उसमें से टीवी कैमरा और फिल्म निकाल कर जय कर दूँ, मगर मैं इसमें कामयाब ना हो सका था। ये सुर्ख रंग का 1.5-2 किलो का फौलादी गोला बिल्कुल बंद था, और मैं जल्दी में अंदाज़ा नहीं लगा सका था कि उसे कैसे खोला जा सकता है। चुनाचे मैंने पूरे रेड बॉक्स को ही कब्र में उतार दिया था। पांडिचेरी में मुझे 2 दिन और गुजर गया। इंक्वायरी टीम ने इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली थी और अब वापस जाने वाली थी। उनकी तहकीकात की रोशनी में मैंने भी अपनी रिपोर्ट टाइप करना शुरू कर दिया। पूरा दिन लगा कि मैंने रिपोर्ट मुरतब करके फाइल तैयार कर लिया। अगले ही रोज़ सुबह के तैयारे में मेरी सीट बुक हो चुकी थी। रात को मैं हिफ्ज़ मतकद्दुम के ख्याल से रत्नावली से मुलाकात करने उसके हॉस्टल चला आया। मैंने उसे बताया कि मैं कल सुबह दिल्ली वापस जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम जो कुछ यहाँ हुआ है उसके बारे में सब कुछ भूल गई होगी। रत्नावली ने कहा, सिवाय तुम्हारे सब कुछ भूल चुकी हूँ कैप्टन। वो मुझे एक मुहिब वतन और जिम्मेदार भारतीय ऑफिसर ही समझती थी। दूसरे रोज़ मेरा त्यारा दिल्ली की तरफ परवाज कर रहा था। मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस के चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर पुरुषोत्तम दास टंडन को फ़ोन कर दिया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर हमारे ऑफिस की गाड़ी मुझे लेने आई हुई थी। एयरपोर्ट से मैं सीधा अपने मोती महल वाले मकान पर गया। माता जी ने मुझे देखते ही गले लगा लिया। खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ गया। कहने लगी, पुत्र किशन, अब इस तरह घर से मत जाना, हमें तुम्हारा कोई अता पता नहीं था। मैंने कहा, माता जी मेरी नौकरी ही ऐसी है। सजाता और कृष्णा कैसी हैं? माता जी ने मेरी आरती उतारते हुए सांगरी भगवान की मूर्ति के आगे रखते हुए कहा, पर तुमने आने की भी खबर ना दी, वरना सजाता और कृष्णा बेटी तुम्हें लेने आ जाती हैं। मैंने उस वक्त सजाता को फ़ोन करके बताया कि मैं आ गया हूँ। वो बहुत खुश हुई। चाय की एक प्याली पीकर मैंने ब्रीफकेस संभाला और अपनी पुरानी एम्बेसडर गाड़ी में बैठकर दफ्तर की तरफ रवाना हो गया। दफ्तर में हर कोई खंदा पेशानी से मिला। मक्कन लाल, अस्टीनो, खैराती लाल, नायब मुंशी और सेक्रेटरी नंबर 2 तिवाड़ी भी मिलकर बहुत खुश हुए। सेक्रेटरी तिवाड़ी मुझे अपने कमरे में ले गया। मैंने उसे रिपोर्ट पेश किया। उसने फिक्रमंद लहजे में कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी मशीनरी चौकस कर दी गई है। हमारा ख्याल था कि रक्षा मंत्री त्याग पत्र दे देंगे। तुम्हारी रिपोर्ट में क्या है? मैंने कहा, इसे पढ़ लीजिए। वैसे मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि अगर हमने अपनी बाकायदा फौज इस इलाके में न भेजी तो सुनहाली एजेंट इससे भी ज़्यादा तबाही मचाएंगे। तिवाड़ी ने मेरी रिपोर्ट के औराक उलटते हुए कहा, हम कहाँ कहाँ अपनी फौज भेजें? एक पंजाबी हमारे काबू में नहीं आ रहा। भंडरावाला ने बड़े खौफनाक बयान देने शुरू कर दिए हैं। वो खालिस्तान का सुप्रीम कमांडर कहता है खुद अपने आप को। मैं सिगरेट सुलगाए खामोशी से तिवाड़ी को सीक्रेट फाइल का मुताला करते देखता रहा। चिपड़ासी काफ़ी रख कर चला गया। मैं काफ़ी पीने लगा। तिवाड़ी ने फाइल पढ़ने के बाद बंद करके उसका फीता बांधा और बोला, अब तुम्हें सीधा प्राइम मिनिस्टर हाउस सेक्रेटरीट जाकर टंडन जी से मिलना है। उनका सुबह ही को फ़ोन आ गया था कि कैप्टन मेहता को फाइल समेत मेरे पास भेज देना। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट के चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर से मैं कतराता था, मगर उससे मुलाकात न करे थी। वैसे भी उसके जहनी कफियत से मैं हिम्मतन बाखबर रहना चाहता था।
ऑफिस की वेगन में बैठकर मैं प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट पहुंच गया। मिस्टर टंडन मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे अंदर बुलाकर दरवाज़ा बंद कर दिया और चिपड़ासी को हिदायत कर दी कि किसी को आने ना दिया जाए। अपने सेक्रेटरी से भी कह दिया कि आध घंटे तक कोई फ़ोन कॉल ना दी जाए। इसके बाद सबसे पहले मेरी रिपोर्ट का बगैर मुताला किया, फिर उसे बंद करके एक तरफ मेज़ की दराज में रखकर ताला लगाया और मुझसे बातें शुरू कर दी। एटमी अफदोज की तबाही, रेड बॉक्स की गुमशुदगी और पांडेचेरी में 3 गार्ड्स और 2 इंटेलिजेंस अफसरों के कत्ल की वजह से वो बहुत परेशान था। कहने लगा, रक्षा मंत्रालय में बड़े पैमाने पर उथल पथल हो रही है, कई अफसर तब्दील किए गए हैं। अगर मेरा रिकॉर्ड तसल्ली बख्श न होता तो मैं भी इस वक्त यहाँ न बैठा होता। कॉफ़ी का घोर निकलने के बाद उसने प्याली मेज़ पर रख दिया और अपने गंजे सर पर हाथ फेरते हुए बोला, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इतने सीनियर अफसरों के होते हुए दुर्घटना कैसे हो गई। रूसी कहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी इस काबिल नहीं है कि वो साउथ में उनके इंस्टॉलेशन की हिफाजत कर सके। ये हमारे लिए बहुत चैलेंज की बात है। इस माह रूसियों ने पूना के शिवाजी नेवल मैकेनिकल ट्रेनिंग सेंटर में जदीद एटमी मशीनरी लगाई है। रूसी सफ़ीर ने परसों ही प्राइम मिनिस्टर से खुफिया मुलाकात में इस बात का खदशा जाहिर किया था कि तकरीब कारी वहाँ भी हो सकती है। ये बात मेरे इल्म में नहीं थी। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने बात की तह तक पहुँचने के लिए बेनियाजी से कहा, सर, नेवल ट्रेनिंग सेंटर में एटमी मशीनरी लगाने की क्या ज़रूरत थी? टंडन जी की आंखें नक के शीशों के कम में मेरे चेहरे पर जम गईं। अपनी दानिश में मुझे हमक गर्दानते हुए बोले, कैप्टन मेहता, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि तुम सेंट्रल इंटेलिजेंस में होते हुए भी इतने बेखबर हो। वैसे पहले तुम बड़े ज़हीन हुआ करते थे। शायद तुम्हें अभी तक मालूम नहीं कि पूना के शिवाजी ट्रेनिंग सेंटर में हम क्या कर रहे हैं। बहरहाल इन बातों को छोड़ो। मैं आज दोपहर को रक्षा मंत्री से मुलाकात कर रहा हूँ। उन्हें तुम्हारी रिपोर्ट सबमिट करनी है। भगवान जाने वो क्या एक्शन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी खुद इस मामले में बहुत परेशान हैं। अब तुम जाओ, हो सकता है कल तुम्हें फिर यहाँ आना पड़े। मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगा। मैंने नमस्कार किया और वहाँ से चला आया। 4 बजे तक दफ्तर में काम करता रहा। घर वापस आया तो सजाता आई हुई थी। कृष्णा भी अपने बाल बच्चों के साथ मौजूद थी। मुझसे मिलकर बहुत खुश हुई। मेरी नज़र उतारी और बोली, भैया तुम पहले से कुछ दुबले हो गए हो। मैं तुम्हारे लिए पंजीरी बनाकर भेजूंगी। सजाता ने कहा, मैंने तुम्हें फ़ोन इसलिए नहीं किया कि कहीं तुम यहाँ भी मेरा फ़ोन सुनने से इनकार न कर दो। मैं माताजी, कृष्णा और सजाता से चाय पीते हुए बातें भी कर रहा था और यह भी सोच रहा था कि पाकिस्तान अपने बाप से अब कैसे रब्ता कायम करूँगा। मेरे पास दिल्ली में अपने एजेंट का दिया हुआ जो छोटा सा ताकतवर ट्रांसमीटर था, उसे मैंने कन्याकुमारी में ही हंगामी हालात के तहत ज़ाय कर दिया था। हमारे ऑफिस में 2 वायरलेस सेट मौजूद थे, मगर वहाँ मैं ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं कर सकता था। मुझे बात से रब्ता कायम करने की अशद ज़रूरत थी, क्योंकि मिस्टर टंडन ने इशारतन बता दिया था कि पूना के शिवाजी बेरी ट्रेनिंग सेंटर में रूसी कोई इंतहाई अहम एटमी तवानाई से काम करने वाली मशीनरी नस्ब कर चुके हैं। मैं ये इतना पाकिस्तान में अपने पास तक पहुँचाना चाहता था। फिर मैंने सोचा कि इस ज़माने में मुझे मज़ीद तफसीलात मालूम करनी चाहिए कि यह मशीनरी किस नौयत की है और इसका फंक्शन क्या है। सजाता शाम को घर वापस चली गई। मैं अपने कमरे में आ गया, दरवाज़ा बंद किया और पलंग पर लेटकर बहुत सी बातों के बारे में गौर व फिक्र करने लगा। अभी तक तो इस मकान में मैं नकली रिश्तेदारों और अपने ऑफिस में बिल्कुल महफूज था। किसी पर मेरा राज नहीं खुला था। इसकी सबसे बड़ी वजह मेरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी थी, जिसने मेरी शिकल को हूबहू मरने वाले कैप्टन रामकिशन मेहता का हम शिकल बना दिया था। रूसी एटमी अफदोज का मिशन बखैर खूबी अंजाम पा चुका था। बॉस ने अपने खुफिया मरमूज पैगाम में इस बात की तरफ इशारा किया था कि भारतीय हुकूमत मशरकी पंजाब की सरहद पर खुफिया तौर पर जदीद किस्म का दिफाई निज़ाम नस्ब कर रही है, जिसके बारे में पाकिस्तान को बाखबर रहने की अशद ज़रूरत भी थी और ये उसका हक भी था, क्योंकि कोई भी मुल्क दुश्मन हमसाया मुल्क की फ़ौजी तैयारियों से गाफिल रहना गवारा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ पूना के शिवाजी ट्रेनिंग सेंटर की एटमी मशीनरी की तनसीब का मामला भी सामने आ चुका था। चुनाचे मेरा बात से रब्ता बहुत ज़रूरी हो गया था। दूसरे रोज़ मैं दफ्तर में गया। दोपहर के वक्त मिस्टर टंडन ने मुझे फ़ोन पर यह कहकर प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलवा लिया कि एक अहम मीटिंग होने वाली है, जिसमें मेरी शिरकत नागुरेज है। मैं ठीक वक्त पर प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच गया। यह मीटिंग वाकई टॉप सीक्रेट मीटिंग थी। इसमें नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के अलावा सेंट्रल इंटेलिजेंस और वजारत दफा की अहम तरीन शख्सियात मौजूद थीं। मीटिंग की सदारत रक्षा मंत्री यानी उस वक्त के वजीर दिफा कर रहे थे। इस मीटिंग में मेरे बॉस की इस खबर की तस्दीक हो गई
जिसकी तरफ उसने अपने गुज़श्ता पैगाम में इशारा किया था। मालूम हुआ कि रूसियों की मदद से भारतीय हुकूमत खेम करन और फजला सेक्टर में सरहद के साथ साथ ज़मीन से फ़िज़ा में और ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले एटमी मिसाइलों का एक खुदकार इंतहाई तरक्की याफ्ता और कंप्यूटराइज निज़ाम नस्ब कर रही है। उसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान पर हमला करके कसूर की तरफ पेशकदमी करके लाहौर को अपने टारगेट पर रख लेना था। एटमी निज़ाम मकबूजा कश्मीर की तरफ भी किया जाने वाला था। इस टॉप सीक्रेट मीटिंग में दूसरा पॉइंट जो ज़ेरे बहस है वो पूना के शवाबी नेवल ट्रेनिंग सेंटर में एटमी मशीनरी की तनसीबात के बारे में था। अब यह इंकशाफ हुआ कि उस नेवल ट्रेनिंग सेंटर में जो एटमी तनसीबात लगाई गई हैं उसका ताल्लुक बहरिया की ट्रेनिंग से बिल्कुल नहीं है, बल्कि वहाँ भारत के पहले एटम बम के लिए खुफिया तौर पर यूरेनियम की प्रोसेसिंग का काम हो रहा है। मेरे लिए यह इंकशाफ इंतहाई अहम और हैरान कर देने वाला था। भारतीय अबलाग यामा के जराए सुबह शाम शांति और हिंसा का प्रचार कर रहे थे और भारत की वजीर आजम मिसेज इंदिरा गांधी बार बार यही कहती थी कि हम एटमी तवानाई बराए अमन के कायल हैं, एटम बम बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अब यह मालूम हुआ कि शिवाजी नेवल ट्रेनिंग सेंटर में खुफिया तौर पर एटम बम बनाने का काम शुरू हो चुका था। यह बहुत भयानक इंकशाफ था और पाकिस्तान को इसे खबरदार करने की अशद ज़रूरत थी, क्योंकि अगर भारत एटम बम बनाने में कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल खतरे में पड़ सकता था। पाकिस्तान के वजूद और उसकी सलामती के लिए यह बहुत बड़ा चैलेंज था। इस टॉप सीक्रेट मीटिंग में जिन अमूर पर गौर किया गया उनमें शिवाजी ट्रेनिंग सेंटर वाले खुफिया न्यूक्लियर प्लांट के तहफ़्फ़ुज़ और इस काम को खुफिया रखने का मामला सैर फहरिस्त था। भारतीय रक्षा मंत्री ने साफ लफ्ज़ों में कहा, हम किसी हालत में यह नहीं चाहते कि दुनिया को और ख़ास तौर पर हमारे हमसाया मुल्क पाकिस्तान को हमारी एटमी सरगर्मियों की ज़रा सी भी भनक पड़े। पांडिचेरी में सुनहली एजेंटों की तकरीबकारी के हादसों के बाद इस बात की अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है कि हम पूना के शिवाजी ट्रेनिंग सेंटर वाले प्लांट की सरगर्मियों को इंतहाई खुफिया रखें। हमने इस मिशन को चाणक्य का नाम दिया है। आज से हमारी खुफिया फाइलों में यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। हम चाहते हैं कि इस ट्रेनिंग सेंटर के इर्द गिर्द महकमे के आला और तजर्बेकार इंटेलिजेंस अफसरों को इस तरह तैनात करें कि कोई अजनबी शख्स तो क्या कोई परिंदा भी वहाँ पर ना मार सके। मैं सब की बातें बड़े गौर से सुन रहा था और एक एक लफ्ज़ नशीन करता जा रहा था, क्योंकि वहाँ हमें कोई पॉइंट नोट करने की इजाज़त नहीं थी। एक दो बार मुझसे इजहार ख्याल के लिए भी कहा गया। मैंने एक जिम्मेदार और वतन परस्त भारतीय की तरह अपनी राय का इजहार कर दिया। यह इंतहाई अहम मीटिंग 2 घंटे तक जारी रही। इसके बाद हम सब से बारी बारी गीता पर हाथ रखवा कर हलफ लिया गया कि हम भारत माता के लिए दिफाई राजों की अपनी जान देकर भी हिफाजत करेंगे। रक्षा मंत्री ने यह बात वादे कर दी कि इस हलफ की ज़रूरत नहीं थी। आप सब लोगों की भारत वीर से वफादारियाँ शकूक व शोबा से बलतर हैं, लेकिन मैं इस रस्म को एक बार फिर पूरा करना चाहता था। मीटिंग बर्खास्त हो गई तो मिस्टर टंडन मुझे एक तरफ ले गए और कहने लगे, तुमने नोट किया होगा कि हमारे स्टाफ को ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई। इसकी वजह पांडिचेरी वाली धरकड़ना है। सेंटर अब हमारे महकमे को ज़्यादा अहम जिम्मेदारियाँ सौंपने से गुरेज कर रहा है और ये बात हमारे हक में अच्छी नहीं है। मैंने कहा, सर, इस सिलसिले में हमें अपनी कारकर्दगी दिखानी होगी ताकि हम साबित कर सकें कि। टंडन ने मेरी बात काटते हुए खुश होकर कहा, यही मैं तुम्हें कहना चाहता था, मगर हम अपनी कारकर्दगी कहाँ दिखाएं? बस इस पॉइंट पर तुम्हें और मुझे गौर करना होगा। तुम नौजवान और ज़हीन हो, तिवाड़ी बूढ़ा हो रहा है, मुझे उसकी सोच पर ज़्यादा भरोसा नहीं रहा। अब तुम जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है इस पर सोचो विचार ज़रूर करना। हमें अपने ऑफिस का एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है। दूसरी सूरत में हमारे तरक्की करने के इम्कानात बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और यह भी मुमकिन है कि हमें वक्त से पहले रिटायर कर दिया जाए। मिस्टर टंडन ने मुझसे हाथ मिलाया और सर झुकाए कॉरिडोर में अपने ऑफिस की तरफ चल दिया। हमारा महकमा बराह रास्त टंडन के मातहत था और हमारी कारकर्दगी का असर उसकी मनसूबाबंदियों पर बराह रास्त पड़ता था। इस वक्त मैं सिर्फ एक ही बात पर गौर कर रहा था कि इस खुफिया मीटिंग में जो धमाका के दिन इंकशाफ हुआ है उसकी इतला अपने बांस तक कैसे पहुँचाऊँ। दिल्ली में यानी इस शहर में हमारा सफारत खाना मौजूद था, मगर मुझे उस तरफ जाने की इजाज़त नहीं थी। मुझे ख़ास तौर पर हिदायत की गई थी कि हाँ कुछ भी हो जाए मैं पाकिस्तानी सफारत खाने से हरगज़ रजू न करूँ, बल्कि कभी उस सड़क पर से भी ना गुजरूँ जिस सड़क पर हमारे सफारत खाने की इमारत थी। वैसे भी इस किस्म की टॉप सीक्रेट बातें आमतौर पर सफारत खानों तक नहीं पहुंच पाती हैं। यह अहम काम मुझे खुद ही करना था। अब मैं इस खोज में रहने लगा कि मुझे छोटा सा ट्रांसमीटर सेट कहीं से मिल जाए जिसकी मदद से मैं बांस से बांध कर सकूं
एक बार मैं जामिया मस्जिद के सामने वाली ग्राउंड में भी गया, इस ख्याल से कि अपना एजेंट मजूब आदमी के भेष में मुझे वहीं मिला था और उसने मुझे ट्रांसमीटर दिया था, लेकिन वहाँ मुझे वो कहीं नजर ना आया। हमारे ऑफिस में 2 वायरलेस सेट मौजूद थे, मगर मेरे लिए वो बेकार थे। अपने ऑफिस के वायरलेस सेटों का ख्याल आते ही मैं ठुठक सा गया। ये दोनों वायरलेस सेट हमारे चीफ सुपरिटेंडेंट माथुर साहब के कमरे में लगे हुए थे। मैंने सोचा कि अगर मैं किसी बहाने रात को अपने ऑफिस में रुक जाने का प्रोग्राम बना लूँ तो माथुर साहब के वायरलेस सेट से पाकिस्तान में अपने बास से रब्ता कायम किया जा सकता है। जो जो मैं अपने मंसूबे पर गौर करता गया, मेरे दिल को यकीन हो गया कि बगैर खतरा मोल लेने से अपने ही दफ्तर के वायरलेस सेट को इस्तेमाल में लाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। खतरा इसमें ज़रूर था, मगर यह काम ज़्यादा दिक्कत तलब नहीं था। वहाँ 11 बजे तक रुक सकता था। चीफ सुपरिटेंडेंट माथुर साहब का कमरा मेरे दफ्तर से चंद कदमों के फासले पर कॉरिडोर के आखिरी कोने पर था। मैं उस दफ्तर में कई बार जा चुका था। मैं उसके पूरे हदूद अरबा से वाकिफ था। उस कमरे में एक बाथरूम भी था और बाथरूम का एक दरवाज़ा दूसरी तरफ दफ्तर के अगबी दलान की तरफ भी खुलता था। मेरे दिल ने इस मंसूबे पर अमल करने की इजाज़त दे दी। मुझे ये मुहिम ज़्यादा आसान लगने लगी थी। खतरा तो हर जगह था। अगर मैं कोई भी ट्रांसमीटर उठाकर किसी भी जगह लेकर पैगाम नशर करता हूँ तो खतरा वहाँ भी मौजूद होता था। मगर अपने दफ्तर वाले एक तो वायरलेस सेट बड़े ताकतवर थे, दूसरे मुझ पर किसी को शक भी नहीं पड़ सकता था। चुनाचे मैंने इसके लिए इब्तदाई मालूमात हासिल करनी शुरू कर दी। माथुर साहब का दफ्तर उनके जाने के बाद बंद करके ताला लगा दिया जाता था और उसकी चाबी उसी चौकीदार के पास रहती थी जो बाकी दफ्तरों को बंद करके उन्हें ताले लगाता था। दूसरी चाबी या लोहे के तार से ताला खोलकर माथुर साहब के कमरे में जाने की ज़रूरत मुझे इसलिए नहीं थी कि मैं उस कमरे के बाथरूम को इस्तेमाल में ला सकता था। मैं एक बार यूं ही किसी काम के बहाने माथुर साहब के कमरे में एक फाइल लेकर चला गया। माथुर साहब से बातें करते हुए मैंने बाथरूम की तरफ देखकर कहा, सर मैं आपका बाथरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्यों नहीं कैप्टन मेहता। माथुर साहब ने फाइल पर कुछ लिखते हुए कहा। मैंने ये बात खास तौर पर नोट की कि बाथरूम के दरवाजे पर बाहर की जानिब कोई चटखनी नहीं थी, बल्कि खुदकार बुलेट लगा था। अंदर से बुलेट घुमाओ तब भी दरवाज़ा खुल जाता था। इस दरवाजे के अंदर भी चटखनी लगी हुई थी। मैंने पानी छोड़कर हाथ धोकर तौलिए से पोंछे और बाथरूम से निकलकर माथुर साहब की जानिब चला गया। कहने लगे, इस पर मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी सर, मैं ये फाइल भी आपकी इजाज़त से दिखाना चाहता था। इसी दौरान मैंने एक बार फिर दोनों वायरलेस सेटों का भी जायज़ा ले लिया था जो कोने में दीवार के साथ लगे थे। काफ़ी ताकतवर ट्रांसमीटर थे और इनके साथ पैनल बना हुआ था। दूसरे दिन मैंने दफ्तर में रात गए तक बैठकर काम करने का प्रोग्राम तय कर लिया। इससे एक रोज़ पहले ही मैंने अपने स्टीनो मकंदलाल और सेक्रेटरी नंबर 2 तिवाड़ी से कहकर अपने मंसूबे की ग्राउंड तैयारी कर लिया कि बाहर जाने की वजह से बहुत सा काम जमा हो गया है। सोचता हूँ कल छुट्टी के वक्त दफ्तर में बैठकर सारी फाइलें निपटा दूँ।